दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इस वीडियो में हम जानेंगे मौर्य राजवंश के बारे में, मौर्य प्रशासन के बारे में तथा मौर्य सामाजिक जीवन एवं मौर्य वंश के पतन के कारण के बारे में जानेंगे। दोस्तों चलते हैं मौर्य राजवंश की ओर। इसकी स्थापना नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में किया था। इसकी जानकारी हमें निम्नलिखित स्रोतों से मिलती है। एक है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत और एक तीसरा है विदेशी यात्री मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो पुराण, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, मुद्रा राजहंस, राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र, कल्पसूत्र, इन सबों में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो जूनागढ़ अभिलेख, शाहगौर अभिलेख, मुद्रा जिसे आहत या पंचमार्क कहा जाता था तथा अशोक के अभिलेख से मौर्य राजवंश के बारे में जानकारी मिली है। साथियों, मौर्य साम्राज्य के विस्तार के बारे में अगर बात करें तो मौर्य साम्राज्य का विस्तार मुख्य रूप से मौर्य वंश का उत्तराधिकारी सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ। उनका साम्राज्य उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में कठियावाड़ा और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। अब बात आती है मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में, जिसे जानना बहुत जरूरी है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य की व्यवस्था में राजा प्रशासनिक अधिरचना का केंद्र हुआ करता था और मंत्रिपरिषद राज्य का शासन चलाती थी। अमात्य उच्च पदस्थ अधिकारी होते थे जो प्रशासनिक और न्यायिक पदों पर काम करते थे। दोस्तों इसमें और भी महत्वपूर्ण बातों के बारे में अगर जाने तो मौर्यकालीन शासन एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। राजा को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होता था। उच्च अधिकारियों को तीर्थ या महापात्र कहा जाता था। इनकी संख्या 18 थी और जासूसों को चर कहा जाता था। इनकी जानकारी हमें मुख्य रूप से अर्थशास्त्र में मिलती है, जो कि चाणक्य की लिखी हुई एक पुस्तक हो जाती है। दोस्तों जो 18 तीर्थ या महापात्र हुआ करते थे उनकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। अमात्य प्रधानमंत्री हुआ करता था। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज को राजपुत्र के नाम से जाना जाता था। दैवारिक राज दरबार या राजकीय द्वार रक्षक को कहा जाता था। अंतर्वैदिक अंतःपुर का अध्यक्ष हुआ करता था। समाहर्ता आय का संग्रह करता होता था। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था। प्रशस्ता कारागार का अध्यक्ष हुआ करता था। प्रेदृष्टि कमिश्नर हुआ करता था। पौर्य नगर का कोतवाल हुआ करता था। व्यवहारिक एक प्रमुख न्यायाधीश हुआ करते थे। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष हुआ करता था। क्रमांतिक उद्योगों और कारखानों का अध्यक्ष होता था। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष के रूप में काम करती थी। दंडपाल सैन्य सामग्री एकत्रित करने वाला होता था। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षक होता था। अंतापाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक हुआ करता था। इसमें मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति से पहले इनके चरित्र को जांचा या परखा जाता था। उसे ही उपधा परीक्षण कहा जाता था। दोस्तों हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य में सामाजिक जीवन के बारे में। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, किंतु यह दूसरे धर्मों का भी आदर किया करता था। हिंदू धर्म त्यागने के बाद भी अशोक ने अपने नाम में देव नाम प्रियदर्शी जोड़ा, जो संस्कृत भाषा का एक शब्द है। अशोक ने पशु बलि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। यज्ञ तथा कर्म कांड पर रोक लगा दिया, जिस कारण ब्राह्मणों की आय में बहुत कमी आ गई। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को गया की 4 गुफाओं को दान में दिया था। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण के बारे में अगर जाने तो उसका मुख्य कारण अशोक का युद्ध नीति त्याग देना, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। दूसरा है अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव होना। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दिया कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। पतन का सबसे बड़ा कारण अशोक के उत्तराधिकारी का अयोग्य होना था। साथ ही विभिन्न अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। मौर्य काल में वर्ष की शुरुआत आषाढ़ जुलाई महीने से होती थी। ये इम्पोर्टेंट बात है। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना। जय हिंद।